व्यूअर्स, मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे पाकिस्तान के हवाले से कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है, मुस्लिम वर्ल्ड का पहला न्यूक्लियर स्टेट है और बाकी दुनिया में गालिबन छठा या सातवां नंबर है पाकिस्तान का। बाकी किसी के पास ये ताकत नहीं है। इन चीज़ों के बावजूद हम रिवर्स गियर में क्यों जा रहे हैं? बिजली के मसाइल हैं, इकोनॉमी के क्राइसिस हैं, मतलब हर वो चीज़ है जो शायद बाकी दुनिया में नापेद हो चुकी है, लेकिन हमारे पास मैं यही कहूँगा कि हमारे पास अच्छी खासी मिक़दार में पाई जाती है। इन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे और इसके साथ-साथ ख़ैर रशिया-यूक्रेन वॉर की भी बात करेंगे, उसका इम्पैक्ट जो हमारे ऊपर स्पेशली थर्ड वर्ल्ड कंट्री या जो हमारी तरह कमज़ोर इकोनॉमी रखने वाले ममालिक हैं, उनके ऊपर क्या असर है और एंड क्या हो सकता है इसका? इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे और इसके लिए मुझे जॉइन कर रहे हैं सीनियर एनालिस्ट फ्रॉम Stockholm, Dr. Ishtaq Ahmed साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो। बहुत बहुत शुक्रिया फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सर। डॉक्टर साहब, एक तो ये मुझे बताइएगा, आप पढ़ते भी रहे हैं, पढ़ाते भी रहे हैं, मुख्तलिफ इदारों के साथ आप मतलब मुख्तलिफ काम किए आपने, सारा कुछ देखा। हम एक न्यूक्लियर पावर होने के बावजूद आज ऐसी क्राइसिस से क्यों गुजर रहे हैं कि हमारे पास बिजली नहीं है? बिजली के लिए लोग रोजाना प्रोटेस्ट करते हैं, कभी वापडा के ऑफिस में जाके तोड़ फोड़ करते हैं। वजूहात आपको सर क्या नजर आती है? देखें अपना फ़खर यूसुफ़ज़ई साहब, अ, बिजली का होना ना होना आप कह सकते हैं कि शहरी लोगों का, मिडिल क्लास का बहुत बड़ा इशू है। आज इस ह लेकिन जिस मुल्क में लोग जिन्हें साफ़ पानी नहीं मिलता पीने को, हम्म। अगर उस चीज़ को भी आप काउंट कर लें तो इसको कहते हैं क्लासिक केस ऑफ अनइवन डेवलपमेंट और इर्रेशनल प्रायोरिटीज़। ये दोनों चीज़ें याद रखें कि डेवलपमेंट जो हुई, देखें दुनिया के अंदर जो जो ताकतें बनी, क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पावर्स, जी। उनके पीछे पूरा 100-200 साल का या कम से कम 70 साल का जो सोवियत यूनियन का एक्सपीरियंस है, वो है इंडस्ट्रियल सोसाइटी बनाने का, लोगों के भूख नंग को ख़त्म करने का, कॉलेज फ्री, एजुकेशन फ्री। रशिया में ये हुआ, वेस्ट के अंदर उन्होंने बहुत लिबरल सोसाइटीज़ बना दी और फिर आखिर में सेकंड वर्ल्ड वॉर के आखिर के स्टेजेस पे जब पता लगा कि हिटलर इज़ ट्राइंग टू मेक एन एटम बम, उसे तब कहते थे, अब न्यूक्लियर बम, शायद कोई टेक्नोलॉजी में फ़र्क होगा। जी। तो अ, उसके उस बम बनाने से पहले उसको तबाह कर दिया गया, ठीक है? लेकिन अमेरिका ने बना लिया और जापान पे इस्तेमाल किया और सोवियत यूनियन ने 1949 में अपना बना लिया। इंग्लैंड, फ्रांस और बाद में चाइना, ये चाइना चलो ठीक है, एक डेवलपिंग कंट्री थी, लेकिन बहुत बड़ा मुल्क था एशिया का। राइट। हर एक ने जो डेवलपमेंट की है ना, उसके अंदर स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, स्ट्रॉन्ग एजुकेशनल सेक्टर और इंडस्ट्रियल सोसाइटी जिसमें बेसिक रिक्वायरमेंट सबको अवेलेबल है। हाँ जी, हमारे यहाँ आप देखें 1973 तक मैं पाकिस्तान में था और लाहौर में ज़्यादातर। जी। मुझे नहीं याद उस ज़माने में कभी भी ये लोड शेडिंग का प्रॉब्लम होता होगा। राइट। एक तो कहते हैं मसला ये है कि जी पॉपुलेशन एक्सपेंशन इतनी हुई है जी। कि स्टेट जो भी करे तो उसके बस में नहीं है कि वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे, जी। लेकिन मैं इसको नहीं मानता। राइट। हाँ, क्योंकि अच्छा भला 60s में हेड स्टार्ट था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का पाकिस्तान के पास, इंडिया से रेट ऑफ ग्रोथ डबल था जी। और हमारी टेक्सटाइल जो हैं वो सारे हिंदुस्तान में बिकती थी और बड़ा उसका नाम था दुनिया के अंदर। राइट। लेकिन अब की जो हकीकत है वो ये है कि समथिंग वेंट रॉन्ग इन द 70s। वो क्या हुआ, कैसे हुआ? कुछ लोग ब्लेम करते हैं कि जी जब नेशनलाइजेशन की भुट्टो साहब ने, तो जो प्राइवेट एंटरप्राइज होता है ये वो डिस्करेज हुआ, तो जी। लोगों ने इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बंद कर दी। कुछ रेडिकल लोगों का ख्याल है कि ये प्रोपेगेंडा है सिर्फ,
जी, ऐसे नहीं हुआ। लेकिन ओवरऑल जो फैक्ट है, जो आप और मैं शहरी के तौर पे देखते हैं कि ये जो फैसिलिटीज़ हैं, लोगों ने प्राइवेट जनरेटर बना लिए। मैंने पहले नहीं था सुना कभी प्राइवेट जनरेटर किसी के पास भी होते थे 70s तक। जी, अब जिनके पास पैसे हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता, ये लोड शेडिंग जितनी मर्ज़ी होती रहो। महल जी, वो जो है डिफेंस कॉलोनीज़ में जहाँ पे रईस रहते हैं, जी, उन सब के पास अपनी फैसिलिटी होती होगी। मिडल क्लास को ये बहुत हिट कर रहा है। पढ़ने लिखने वाले बच्चों को बिल्कुल, ऑफिस के क्लर्कों को, यूनिवर्सिटी के लेक्चरर्स को, जो शहरों में रहते हैं। गांव यस, में तो पहले भी कभी सर्विस पाकिस्तान में इन्होंने प्रोवाइड नहीं की। राइट, इन्होंने सारी मेरी, अगर आपने वो देखी है ना, पढ़ी है पाकिस्तान द गैरिजन स्टेट, उसका पहला इंट्रोडक्टरी चैप्टर जो है, जी, वो आप जरूर पढ़ें। जी, कि मैंने कहा कि पाकिस्तान की सारी सोच जो है ना, वो आइडियोलॉजिकल फिक्सेटेड है। 2-3 उसमें चीज़ें हैं कि वी आर द आउटपोस्ट ऑफ द इस्लामिक उम्मा। एक हुँ, तो ये है प्रॉब्लम। मुझे याद है मुशर्रफ ने कहा था 2002 में, जब एक तकरीबन जंग इंडिया पाकिस्तान की होने वाली थी, वो 13 दिसंबर 2001, इंडियन पार्लियामेंट पे जब अटैक हुआ है, तो दोनों तरफ से फौजें आ गई थी। खैर वो शुक्र है वो जंग नहीं हुई। लेकिन जी, तब मुशर्रफ ने कहा था कि पाकिस्तान इज द पाकिस्तान इस्लाम का किला है। ये अब ये सारी सोच जो है ना, इसे कहते हैं सिंबलिज्म, इमेजरी, इसको आप मेटाफर भी कह सकते हैं। एग्ज़ैक्टली। व्हाई व्हाई हैव सच मेटाफर्स? सर आपने सबसे पहली बात, जी, आपने ये सारा कुछ करके क्या फतह कर लिया है? यस, फतह तो जीरो है, जीरो फतह है। जी, कश्मीर बिल्कुल, के लिए किया था ना, वहां पे भी जीरो है। 3-4 जंगें इंडिया से की, वहां पे भी जीरो रिजल्ट है। तो बात यह है कि इस स्टेट ने कभी अवाम का ख्याल नहीं किया, और जो इनकी एलिट्स हैं वो इतनी करप्ट हैं। यानी इमरान खान की सारी बातों से मैं शायद डिसएग्री करूं, लेकिन उसने जो करप्शन का मुद्दा उठाया है ना, इशू, वो अपनी जगह बहुत जेन्युइन है। मैं मसलन एग्जांपल देता हूं, आपने पता नहीं कभी सुना ये हुआ कि जब इंदिरा गांधी लॉस्ट द इलेक्शंस, हालांकि उसने वो इमरजेंसी लगा दी और हाँ, इंडियन डेमोक्रेसी को नुकसान पहुंचाया, तो दिल्ली में उसके पास घर नहीं था रहने को। ये हाल था। एग्ज़ैक्ट उनके एक प्राइम मिनिस्टर थे, वो 13-13 दिन के लिए 2 दफा बने हैं, जी, गुलज़ारी लाल नंदा। वो सियालकोट की हिंदू खत्री फैमिली जो बहुत अमीर थी, नंदा बस सर्विस चलती थी बिटवीन सियालकोट एंड लाहौर उस जमाने में। जी, दैट मैन बिकेम अ भगत। सारी सियासत उन्होंने, और बाद में जो मरने से कुछ साल पहले उनके पास किराया नहीं था, उनको किराए के एक मकान से निकाल दिया। लाल बहादुर शास्त्री जो हैं, जी, जब उनकी डेथ हुई तो उनके पास बहुत उनके पास पैसे नहीं थे देने के लिए उनकी फैमिली के, उनकी हुँ, ये प्रॉपर सेरेमनीज़ करने के लिए। ओके, राइट, और महल मनमोहन सिंह और ये जितने हैं उनकी, आप देखें करप्शन कोई नहीं है। एक और एग्ज़ाम्पल देख लें, जी, मोदी का एग्ज़ाम्पल देना कोई मैं इतना पसंद नहीं करता, जी, लेकिन ये जो है ना, तोसा में वो क्या कहते हैं, तोशा गुड्स जो होती हैं, जो बाहर से मिलती हैं, हाँ जी, 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 बिल्कुल, प्रेज़ेंट, वो उसने कहा है कि मैं सारी चीज़ें जो हैं बच्चियों की और औरतों की पता नहीं एजुकेशन में लगा देता हूँ। एग्ज़ैक्ट हमारे यहाँ इमरान खान हो या नवाज़ शरीफ हो, या ये सब वहाँ पे खरीद लेते हैं जो भी रेट है इनका। और सर आगे बेच भी देते हैं। आगे बेच देते हैं ना, मैं ये कहने वाला था। प्रॉफ़िट आप देखें, आम आदमी को ब्लेम करना, गवर्नमेंट को ब्लेम करना, नहीं, आम आदमी को ब्लेम करने से पहले आप देखें कि आपको, आपके वो क्या कहते हैं, रोल मॉडल कौन बन रहे हाँ, हैं। हाँ, बिल्कुल, और एक बिल्कुल, और बात जो हमें कहने पे मजबूरी है, हम कह नहीं जी, जी, सकते, कि लोग कहते हैं यार इतनी ज्यादा बड़ी आपकी फौज है, इतना वो आपकी रिसोर्सेज क्लेम कर लेते हैं। वो एक तरह की इनबिल्ट करप्शन है ना, शायद पर्सनल करप्शन नहीं है, लेकिन इंस्टीट्यूशनल करप्शन तो है।
कि हुँ, इतना ज़्यादा रिसोर्सेज़ नेशन के उधर चले जाते हैं, सो कॉल्ड एग्ज़ैक्टली, डिफेंस पे, सो कॉल्ड एग्ज़ैक्ट डिफेंस पे। सर, यही तो यही वाली बात बिल्कुल आपकी दुरुस्त है और अब इसके ऊपर लोग बात कर रहे हैं। लोगों का ये कंसर्न है कि 9500 बिलियन रुपीस का बजट है, जिसमें से तकरीबन 1600 बिलियन जो है अप्रॉक्सिमेट ये बनता है 20 या 23% ऑफ टोटल बजट, ये हमारा डिफेंस है। फिर आपने सर बात की इस्लाम के किले की। कौन से इस्लाम के किले की हम बात करते हैं? 58 मुस्लिम कंट्रीज हैं, उनमें से मेजॉरिटी कंट्रीज हमें ये करती हैं कि हमसे कोशिश उनकी यही होती है कि हम थोड़ा हमसे वो साइड पे रहें। कोशिश यही होती है। इवन अब सऊदी अरेबिया, यूएई, कुवैत, कतर, उन्होंने भी कह मतलब डायरेक्टली कह दिया प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को कि आप हमेशा आ जाते और मांगने आ जाते। तो सर इसका मतलब एंड क्या है? हम ये किसको ये कहानी सुना रहे हैं? हिंदुस्तान को सुना रहे हैं या सिर्फ किसको? हिंदुस्तान फिक्सेटेड हमारा मुल्क है शुरू से। जी, इसकी फाउंडेशन भी इसी बुनियाद पे हुई जी, और इसकी पॉलिटिक्स भी इसी बुनियाद पे हुई है। जी, आप देखें, मेरे एक दोस्त ने आना था, मैंने कहा यार तुम आ जाओ हॉलिडे के ऊपर ये वो, जी, तो उसने कहा कि मैं पता नहीं दुबई 2 दफ़ा जा चुका हूँ और वहाँ पे जो पाकिस्तानियों का बुरा हाल करते हैं ना, वो बॉर्डर जब वो आप टर्मिनल पे आते हैं और जी, इमिग्रेशन, जी, जी, यानी ह्यूमिलिएट किया जाता है पाकिस्तान को। फिर मैंने देखा कि यार चेक तो करूँ कि पाकिस्तान के पासपोर्ट का स्टेटस क्या है? तो दुनिया के 4 सबसे बॉटम पे जो हाँ, पासपोर्ट है ना, उनमें एक ऊपर पाकिस्तान है, उनके नीचे कौन है? सीरिया, जी, इराक जी, और अफ़गानिस्तान। तो बिल्कुल, इन ये 3 उसके नीचे हैं, जी। तीनों मुसलमान मुल्क है बाय द वे, और उसके ऊपर ये है अपना पाकिस्तान। सही, अब वेयर डू यू स्टैंड? मैं देखता हूँ इंडियन पासपोर्ट की बड़ी अब रिस्पेक्ट है। यहाँ पे शॉपिंग-शूपिंग करने के लिए इंडियंस भी आते हैं। अब उनके पास पैसा तो है ना, उनकी मिडल क्लास के पास। बिल्कुल। लेकिन उनको एतबार भी है कि ये आके खरीद के हॉलिडे करके वापस चले जाएँगे। ये 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 सही ये कह भी तो रहे मसला है ना बहुत बड़ा। हैं। बिल्कुल, ये देखें, सीरियन जब ये रेफ्यूजी क्राइसिस हुआ था, तो इत्तफ़ाकन मैं और मेरी वाइफ, शी इज़ अ टर्क, तो हम जी, सामने एक आइलैंड है मितिलीनी, जिसे लेस्बोस भी कहा जाता है जी, ग्रीस में। हाँ जी, वहाँ पे हम गए, तो उस ज़माने में ये क्राइसिस 2015 का था, हज़ारों लोग नज़र आ रहे थे। तो एग्ज़ैक्टली। मैंने देखा कुछ लोग पंजाबी बोल रहे हैं, और मैंने कहा यार तुसी किस तरह? वो अफ़गान या पता नहीं क्या, ये वो सीरियन बन के आए हुए थे। तो ये एडवेंचरिज़्म, इसमें हमारी कामयाबियाँ बहुत हैं। लेकिन स्टेट की लीडरशिप, स्टेट की विज़न और हुँ, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू दिन से ज़ीरो है। इन्होंने कुछ भी नहीं किया। इन्होंने लैंडलॉर्डिज़्म को ख़त्म नहीं किया। हुँ, इन्होंने ट्राइबलिज़्म को ख़त्म नहीं किया। हुँ, हाँ जी, उन्हीं ताकतों के ज़रिए इन्होंने सारी सियासत की है, और इनकी सियासत जोड़-तोड़ की होती है। बिल्कुल। यानी इलेक्शन नहीं होते, ऑपोज़िशन नहीं बैठती, गवर्नमेंट नहीं बनती। अगर बनती है तो एक-दूसरे के खिलाफ कंस्पिरेसी शुरू हो जाती है। तो एग्ज़ैक्ट आपका सवाल ये है, हाउ कैन वी बी अ न्यूक्लियर पावर? वेल, वी यस, कैन बी अ न्यूक्लियर पावर यस, बाय इग्नोरिंग ऑल अदर रिस्पांसिबिलिटीज़। सिर्फ, एग्ज़ैक्ट कोई और एक्सप्लेनेशन नहीं है। और हमें ये भी पता है कि इंडिया बिल्कुल हमला करने के लिए तैयार नहीं है पाकिस्तान पे, क्योंकि जब से इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो कोई हमला इस पे हो नहीं सकता, कम से कम इस इलाके के अंदर, जी, कि वो करें और हम हिट बैक ना कर सकें। लेकिन अब हमारे, मैं बात-बात, मेरे कई लोग कम्युनिकेट करते हैं, वो कहते हैं आपको नहीं जी पता, हमारे पास इंडिया से ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं। हाँ, अब हमारे लोगों का ये वो है जो पीएचडी कर रहे हैं यार, उनका फ़ख्र क्या है कि वी हैव मोर न्यूक्लियर पावर्स देन इंडिया। ये नहीं राइट, बताते कि हमारे ज़्यादा वेपन्स टैक्टिकल हैं। हुँ, राइट, ख़ैर, कोई भी न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ये इंसानियत के खिलाफ एक हथियार है, ठीक है? एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली, लेकिन उस पे हमारी सारी हमारा फ़ख्र क्या है? सुना है वो हमारे फ़ॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद वो महमूद कुरैशी हर जगह कहते हैं वी आर अ न्यूक्लियर पावर। वो एक हाँ, बिल्कुल, इंडियन बता रहे थे।
तो आई मीन हमारे पास देयर इज नथिंग मोर टू बी प्राउड ऑफ। हुँ, ये जो एग्जीबिशंस इंटरनेशनल लगती हैं वहां पे मैंने पाकिस्तान की कोई ऐसी नहीं देखी। यानी आके अब कपड़े एक जमाने में आते थे, अब वो भी मुझे ओके, नजर नहीं आते। अब कम वो हो गए। बांग्लादेश वाले बनाते हैं। एग्ज़ैक्टली। अच्छा सर, एक चीज़ और मतलब वो ये है कि आजकल आप देख रहे होंगे कि एक बड़ा जो हमारा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, उसके खिलाफ इमरान खान साहब बार-बार न्यूट्रल्स, फलां-ढिमका, ये वो एक जिसे कहते हैं कि कैंपेन भी चल रही है। आप ट्विटर पे अगर रात को जाएँ तो आपको कोई न कोई ट्रेंड जो है वो लगा हुआ मिलेगा जनरल बाजवा के खिलाफ या फिर डीजीएसपीआर के या फिर मिलिट्री के खिलाफ। क्या चीज़ें आपको नज़र आती हैं इसके पीछे कि इमरान खान साहब जो ये दावा करते हैं, हालाँकि ये क्लेम उनका शायद गलत है, मैं तो जो 2018 इलेक्शन भी कवर किया इत्तेफ़ाक है और 2013 का भी इलेक्शन कवर किया था एज़ ए जर्नलिस्ट। लेकिन उनका ये क्लेम क्या सही है जो वो कहते हैं कि जी मेरे साथ जुडिशरी ने और मेरे साथ मिलिट्री ने बड़ी ज़्यादती की, मैं तो बड़ा अच्छा मुल्क चला रहा था। तो डू यू एग्री विद इमरान खान स्टेटमेंट और नॉट? द क्वेश्चन वुड बी व्हाट अदर एक्सप्लेनेशन कैन इमरान खान गिव फॉर द फेलियर ऑफ हिज गवर्नमेंट, ये बताएं। जी, जी बिल्कुल। उनके पास कुछ और तो कहने को है नहीं, और जी, क्योंकि अब वो हुकूमत में नहीं है तो ये कह रहे हैं, लेकिन जब हुकूमत में थे तो ही वॉज वेरी क्लोज, जीएचक्यू में बार बार जाते थे, हमने खूब देखा है। और बाजवा साहब के साथ बैठते थे, उनके साथ ही सीम टू बी वेरी क्लोज टू हिम। तो अब हुकूमत नहीं रही तो ये सारी बातें ये कर रहे हैं। सवाल ये है कि इफ दैट वाज सो व्हाई डिड यू नॉट रिजाइन? हुँ, दैट्स द क्वेश्चन। यू शुड रिजाइन एज अ सेल्फ रिस्पेक्टिंग इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जिसको पावर्स जो हैं डिनाई की जा रही हैं। आई रिजाइन, पीपल गेव मी अ मैंडेट टू डू दिस या दिस दिस फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान। मैं करना चाहता हूं, मुझे करने नहीं दिया जा रहा। मैं अपनी नेशन के बेस्ट इंटरेस्ट में रिजाइन दे रहा हूं, मजा आ जाता। अब हुँ, जब ये सारे पौने 4 साल के बाद उन्हें निकाल दिया गया है, ये कई लोगों ने कहा है कि इनको हुकूमत में लाने वाले भी वही थे और अब निकालने वाले भी वही हैं। और मेरी गैरजन स्टेट में मैंने कहा है कि पाकिस्तान की जो ये है ना डीप स्टेट एस्टेब्लिशमेंट, आर्मी कहना चाहिए बेसिकली, एंड जी, जी। आईएसआई, यानी ये अब मैं जो बात कर रहा हूं, अब क्योंकि सब कर रहे हैं तो कोई ऐसी जी, बात जी। नहीं है जो अजूबा रह जाए। जी, जी। दे हैव द वीटो पावर, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे भी और एक्सटर्नल पॉलिटिक्स में भी। हुँ, लेकिन जो हुकूमत में आता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये है ना कि अपनी अथॉरिटी असर्ट करे। अगर नहीं यस। होती तो रिजाइन कर दे। व्हाई डिड यू स्टे ऑन इन पावर? आई हुँ, वुड पोस्ट दिस क्वेश्चन। ओके, ओके। देखिए 1996 में वाजपेयी साहब इलेक्ट हुए, लेकिन उनके पास मेजोरिटी नहीं थी। जी। महज 13 दिन या 17 डेज ही ट्राइड। जब नहीं हुई तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बन के रिजाइन कर दिया, और उनकी एक स्टेटमेंट है, डेमोक्रेसी इज अ गेम ऑफ नंबर्स हुँ, बट वी डू नॉट हैव नंबर्स ऑन आवर साइड। मजा आया ना। ज़बरदस्त। उन्होंने अपनी डेमोक्रेसी को, अपने सिस्टम को बचा लिया और हुकूमत को छोड़ दिया। बिल्कुल। पाकिस्तान के अंदर तो मैंने बार बार कहा है, और ये मजाक नहीं है, ये सीरियस है। जी। ये है औरंगजेब टाइप डेमोक्रेसी। मैं व्हेन आई एम इन पावर, भाई छोड़ के जितना भी रास्ते में आए उनको उड़ा दो, और अगर हुँ, मैं साथ में आ जाऊं तो मेरी गर्दन गई। ये भुट्टो साहब के साथ यही हुआ। और ये इस तरह ही हमारी सियासत हुई है। इट्स अ वेरी वायलेंट पॉलिटिक्स यार। राइट। पाकिस्तान की हम कौन सी बात करें? सर एक अभी तकरीबन 3 दिन पहले एक स्टेटमेंट आया जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की तरफ से एंड अच्छा। ही वार्न्ड इंस्ट्रक्टेड टू द आईएसआई एंड द पाकिस्तान आर्मी कि आप लोग पॉलिटिक्स से दूर रहें। मतलब इसको क्या समझे हम एज़ अ नेशन में बात कर रहा हूँ पाकिस्तान के कि वैसे नॉर्मली वो कहते हैं कि हम पॉलिटिक्स में नहीं हैं। लेकिन ये वाली बात करना कि आप दूर रहें, इसका मतलब है कि आप वहाँ पे थे या हैं या फिर रहेंगे भी शायद मतलब मेरा नहीं ख़्याल कि आप साइड पे हो सकते हैं। तो ये मतलब क्या कहना चाहते हैं? प्रेशर आया इस वज़ह से ये बात हुई या वैसे ही वो कहते हैं कि यार अब इस चीज़ में से हमें निकलना पड़ेगा?
अब एंड है? देखिए 2-3 चीज़ें हो सकती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब हम एनालाइज़ करते हैं, जी, तो कांस्टेंट क्या है और चेंज क्या है? एग्ज़ैक्टली, कांस्टेंट तो हमारी आर्मी का होल्ड जो है, हो रहा है। वीटो पावर वो अपनी जगह पे है। बिल्कुल, लेकिन उसको वो एक्सरसाइज़ हर दफ़ा तो नहीं करते। दे लेट द यस। पॉलिटिशियंस टेक द रिस्पांसिबिलिटी। मैं नहीं समझता आर्मी को इस तरह ही ब्लेम किया जा सकता है। ये मैं मानता हूँ कि इन द लास्ट एनालिसिस इन पाकिस्तान इट्स द आर्मी एंड आईएसआई हू डिसाइड। ये फैक्ट है। राइट। लेकिन यहां से ये साबित नहीं होता कि हर इशू के ऊपर वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। हुँ, वो तभी होते हैं जहां वो देखते हैं कि स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट उनका और उनकी रेपुटेशन जो है वो एट स्टेक है। तो अगर आईएसपीआर और ये कुछ ज़्यादा पॉलिटिकली इन्वॉल्व नज़र आते हैं, तो बाजवा साहब उन्हें कह रहे हैं कीप आउट। ओके। क्योंकि कियानी के बाद ये फैसला है कि हमने सामने आके गालियाँ नहीं खानी। हुँ, वी विल लेट द पॉलिटिशियंस रन द गेम, इफ दे मैनेज गुड। क्योंकि ये तो नहीं हो सकता कि वो लाए लाए थे इमरान खान को और फिर उन्होंने ये सियासत शुरू कर दी कि इसको गिराया जाए। व्हाई वुड दे वांट टू डू इट? हुँ, मुझे कोई आप बताएं ना जी, 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 एक्सप्लेनेशन। राइट, क्यों? व्हाई वुड दे वांट टू डू इट? ओके, तो इमरान खान ने कुछ हरकतें की होंगी ना कि अब वो एक्सेप्टेबल नहीं है। यानी एग्ज़ैक्टली, अमेरिका के साथ टक्कर लेना आई बिल्कुल। डोंट थिंक पाकिस्तान आर्मी को सूट करता है। यूरोप उन्हें को भी सर पता है जिस कि तरीके से वो आड़े हाथों ले रहे थे, यूरोपियंस हाँ, को, वही था। उनके एम्बेसडर्स को। हाँ, और यार वो बात ये है कि जो आपको सारी उम्र पालते रहे हैं, हाँ जी, बिल्कुल, उसी को आप ललकार रहे हैं। गाली दे ये रहे हैं। ये तो दुनिया में नहीं चलता। इमरान हुँ, खान ने कहा था कि मैं खुदकुशी कर लूँगा, आईएमएफ के पास नहीं जाऊँगा। फिर वो थ्योरी ऑफ अबाउट टर्न्स ले आए और हर जगह चले गए। तो द थिंग इज़ कि पाकिस्तान की पूरी लीडरशिप विजनलेस है और बाय डिफ़ॉल्ट अल्टीमेटली आर्मी ही रह जाती है, जो डिसाइड करती है कि अब ये बहुत ज़्यादा हो गया है, अब ओके, यहाँ पे हमें इंटरवीन करना है। क्योंकि द राइट, पॉलिटिशियंस हैव नो कल्चर ऑफ रनिंग ए प्रॉपर डेमोक्रेसी। हुँ, आई ओके, फाइन। कांट अंडरस्टैंड कि आर्मी, लेट्स से उसके पास वीटो पावर है, तो वो क्यों आएगी बार-बार अगर सिस्टम चल रहा है और उनके इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो रहे हैं? आई हुँ, आई डोंट थिंक दैट हुँ, वुड बी रीज़नेबल एट ऑल। वो तो जब सियासतदान एक दूसरे के साथ इस किस्म की चालें करते हैं और मुल्क में इंस्टेबिलिटी आ जाती है, तो फिर ज़ाहिर है जिनके पास अल्टीमेट पावर है, उनकी जो है ना वो एक्ज़ैक्टली, दे दैट्स हाउ इट शुड बी। ओके, फाइन, लेकिन एक बात और, जी, सच्ची बात तो ये है कि जो बाजवा साहब कह रहे हैं दैट शुड बी इप्सो फैक्टो। इप्सो फैक्टो का मतलब है इन द फैक्ट इटसेल्फ। ओके, द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ अ कंट्री। तो बाजवा साहब का ये कहना ही साबित करता है कि इसके अलावा भी इनकी बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है, कि नहीं? ज़बरदस्त, बिल्कुल, राइट। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन सीपेक के हवाले से, वैसे हमारा टॉपिक यूक्रेन और वो था, लेकिन पाकिस्तान के इंटरनल इश्यूज़ में हम इतना आगे चले गए कि उसको किसी और टाइम होपफुली हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सीपेक के हवाले से भी बहुत सारी बातें हो रही है। आईएमएफ ने अभी भी एक आज का स्टेटमेंट आया है कि वो कह रहे हैं कि आप मज़ीद लोन जो है, हम बैन कर रहे हैं पाकिस्तान को कि वो चाइना से नहीं लेंगे, अगर हमारे साथ उन्होंने अपना जो प्रोग्राम $6 बिलियन का या आगे इसको एक्सटेंड करना है। आप फ्यूचर क्या देख रहे हैं इसका? क्योंकि पाकिस्तान का फ्यूचर को इसके साथ जोड़ा जाता रहा है, हम सुनते रहते थे। लेकिन आजकल मतलब चीज़ काफ़ी चेंज हुई है। जो खबरें आई हैं आप मुझसे बेहतर जानेंगे जानते होंगे क्योंकि आप तो हर वक्त ये सुनते हैं ना। जी। चाइना ने रिसेंटली एक कोई बुलाई थी कॉन्फ्रेंस जिसमें दुनिया के सारे लीडर आए हुए थे, यानी थर्ड वर्ल्ड के ना, जी, बिल्कुल। अरब मुल्कों से भी आए थे, सर शायद इंडिया वाज आल्सो देयर, इफ आई, ईरान भी था। ईरान भी था, यस, पाकिस्तान वाज नॉट इनवाइटेड। यस सर। ये फैक्ट है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। ये फैक्ट है। फैक्ट। एक तो है ना ब्रिक्स या वो उसमें नहीं बुलाया उसके व्हाटएवर। साइडलाइन पे एक और हाई लेवल डायलॉग्स के नाम से उन्होंने किया है ये, चाइना ने, जहाँ एग्ज़ैक्टली। पे नहीं बुलाया था इसे। तो पाकिस्तान को नहीं इनवाइट किया, जी। तो ये तो ऑल वेदर फ्रेंड थे जिन्होंने इनवाइट नहीं किया। तो इसका मतलब है सीपेक इन का जो प्रोजेक्ट है, वो चाइना की नज़र में अब उस तरह नहीं है जैसे इस पे शुरू में बात हुई थी।
और अगर वेस्ट वाले कह रहे हैं कि आप अगर चाइना के साथ ही करेंगे, तो हम पता नहीं लोन नहीं देंगे, तो अब बात ये है यार, व्हाट डू यू वांट टू डू? आप आज तक अपनी जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन को बेचते रहे हैं। हाँ, जो उसकी कीमत दे उसके साथ आप हो गए हैं। आप अमेरिका के थे करीब, सऊदी अरेबिया के आप वो क्या कहते हैं, इन्होंने उनके लिए सारी उनकी महल-महल जो है प्रोटेक्ट किए हैं। चाइना की हर बात ये मानते हैं, मगर पाकिस्तान के अपने इंटरेस्ट में तो कुछ नहीं ना होता। सो आई डोंट नो सेपेक का अब क्या फ्यूचर है, हुँ, क्योंकि अगर चाइना इस तरह शो कर रहा है अपनी डिस्प्लेयर विद पाकिस्तान कि एक ऐसी जो उन्होंने कॉन्फ्रेंस बुलाई है हुँ। और पाकिस्तान को इनवाइट नहीं किया, तो फ्रॉम अ डिप्लोमैटिक पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज ए वेरी वेरी स्ट्रांग एक्शन ओके, फ्रॉम फाइन। द चाइनीज साइड। बिल्कुल सर आपकी बात बिल्कुल सही है क्योंकि उसके उससे पहले कुछ दिन पहले बाजवा साहब अपने बाकी नेवल चीफ और एयर चीफ के साथ उन्होंने विज़िट भी किया था बीजिंग का और वो इसीलिए था खबरें ये आई हैं वहाँ से बीजिंग से कि वो ये करना चाह रहे थे कि ज़रा आना-जाना सही हो जाए और हालात को थोड़ा-सा नॉर्मलाइज़ किया जाए। आपकी बात बिल्कुल सर सही है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने हमें हाई लेवल डायलॉग में इनवाइट नहीं नहीं किया। बुलाया। जी, बिल्कुल नहीं बुलाया। खैर एनीवे अब फ्यूचर में हमें नज़र आएगा कि सीपेक आगे बढ़ता है या नहीं बढ़ता। आपने भी इसके ऊपर बात की और हम अभी क्लोज़ली इसको मॉनिटर कर रहे हैं और क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं, उसको भी देखेंगे। खैर जो यूक्रेन रशिया टॉपिक है या कुछ और चीज़ें हैं, होपफुली इसको किसी नेक्स्ट डिबेट में आपसे डिस्कशन उसके ऊपर होगी। बिल्कुल। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया, आपने शो जॉइन किया एंड व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफ़ज़ई। बहुत किसी और मेहरबानी। डिबेट में आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।